बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्क इसलिए नहीं बना था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अमीर बने, वज़ीर आज़म इमरान खान। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और फजल रहमान का पीपल्स पार्टी के बगैर भी तहरीक जारी रखने पर इत्तफाक। इंडिया और पाकिस्तान के मुस्तहकम ताल्लुकात खत्ते में तरक्की की चाबी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। खत्ते में पायदार अमन पाकिस्तान का किरदार अहमियत का हामिल। और अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात से मुमकिन, हम बात करेंगे नई अमरीकी हुकूमत और अफगान अमन अमल की। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और गुज़िश्ता हफ्ते में सियासी तौर पर पाकिस्तान में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पीडीएम के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से जो आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू सामने आई पीडीएम इजलास के बाद, उससे वाज़ेह ये हुआ और महसूस ये हुआ कि शायद पीडीएम में अंदर इख्तलाफात दोबारा से शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ आज नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता भी किया और इस राबते के दौरान उन्होंने इस इत्तेहाद को कायम रखने पर इत्तफाक किया है। लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कशीदा सूरत के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब क़वानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्तेहाद के हवाले से मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी और इस कमेटी में अपोजिशन से मुज़ाकरात का जो टास्क है वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खट्टक को सौंपा गया है। इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त भी लिखा और इस ख़त के हवाले से अपोजिशन की जानिब से हदफ़ तनक़ीद बनाया गया। और हकीकत ये भी है, हम सब जानते हैं कि इससे पहले जब भी अपोजिशन की जानिब से मिसाक मईशत या कौमी मसाइल पर इत्तफाक़ राय की दावत दी जाती थी तो हुकूमत इसे एनआरओ का नाम देती थी जो अपोजिशन एनआरओ मांग रही है। लेकिन एक चीज़ और भी वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म के रवैये में अपोजिशन को लेकर काफ़ी नरमी नज़र आ रही है। तो क्या वाक़तन ऐसा है? तो इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ खान साहब ये बात कहते नजर आते हैं कि जी 5 साल का मैंडेट हमें अवाम ने दिया है और जब हमारी हुकूमत आई थी तो तब कहते थे जी 1 दिन में हुकूमत चली जाएगी, 1 साल में हुकूमत चली जाएगी। लेकिन जब हम 5 साल मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद एहतसाब होगा कि किसने कितना काम किया है। जबकि दूसरी तरफ पीडीएम की जो हिकमत अमली है उसके हवाले से भी इख्तलाफात बहरहाल मौजूद हैं और पीडीएम की जमातें जो हैं वो हुकूमत को घर भेजने पर मुत्तफिक हैं। 9 जमातें मौलाना फजल रहमान समेत पीडीएम को जो है वो मिलकर वो हुकूमत को घर भेजना चाहती हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम जो है वो इस्तीफे देकर हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहते, बल्कि हम असम्बलियों में रहकर हुकूमत के मुखालिफ जो है वो तहरीक चलाएंगे। और ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, पीडीएम के हवाले से मुस्तकबिल क्या हो सकता है, हुकूमत जो रवैया तब्दील कर रही है उसके बाद क्या होगा, सियासी तौर पर पाकिस्तान में आने वाला वक्त क्या हो सकता है, इख्तलाफात सबके सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ सेनेट में जो है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान को लाना चाह रही है, जबकि दूसरी तरफ नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि बात पहले तय हो गई थी कि जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है वो हमारा होगा, यानी कि नून लीग का होगा। तो फिर ये बहस क्यों चल रही है? क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए नून लीग ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत की, लेकिन अब अपोजिशन लीडर के लिए ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ये अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है, पीडीएम में क्या कहानी हो सकती है, क्या हुकूमत के साथ अपोजिशन एक पेज पर बैठ सकेगी, इत्तफाक हो सकेगा, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सहाफ़ी राना अज़ीम साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब सबसे पहले तो ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले जब भी अपोजिशन इस तरह की कोई बात करती थी तो हुकूमत ये कह देती थी जी एनआरओ मांगने के लिए सब कुछ हो रहा है, एनआरओ चाह रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत चाह रही है कि नैब भी तरामीम हो जाएँ, इंतखाबी इस्तेहाद भी आ जाएँ, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये बात हो रही है कि जी नून लीग बिल्कुल एक पेज पर आना नहीं चाहती। तो क्या अपोजिशन तैयार होगी? बिल्कुल ये अपोजिशन तैयार होगी, लेकिन मुकम्मल अपोजिशन तैयार नहीं होगी। उसके लिए अपोजिशन के अंदर कुछ जमातें मौजूद हैं जो चाहती हैं कि हुकूमत 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करे और ये जमहूरी अमल चलता रहे। पीपल्स पार्टी उन अपोजिशन जमातों में से एक जमात है जो सबसे ज्यादा इसकी जदोजहद में लगी हुई है। हुकूमत की तरफ से चूंकि ये मामला फैसला चुके हुकूमत को समझाया गया है, कई कुव्वतों की तरफ से जावियों से उन्हें यह पैगाम दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप 5 साल पूरे करें और अगर आप चाहते हैं कि आप अवाम को डिलीवर कुछ कर सकें तो उसके लिए आपको अपोजिशन के साथ फटेबाजी जो है वो खत्म करनी होगी और उन चीजों पे आपको कंप्रोमाइज करना होगा जो चीजें मुमकिन है। इसमें नैब तरामीम वो होगी जिससे नैब के कवानीन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नैब जो जिन कवानीन में तरामीम चाहते हैं उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। जो अपोजिशन की तरफ से एक 35 तजावीज दी गई थी, 35 मुतालबात भी कह सकते हैं, उनमें से 11 जो है उनको माना जाएगा, बकिया को नहीं माना जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या, इलेक्शन किस तरह शफाफ बनाए जाए। और इलेक्शन शफाफ के हवाले से इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि इस पे आए आके बैठ जाए।
इसके अलावा अगर आप ये समझें कि कोई और रिलीफ किसी को मिलेगा, वो रिलीफ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह भी चुके हैं, और जिन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बावर कराया कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, उनसे भी ये उनके मामला तय हो चुके हैं कि करप्शन पे मैं रिलीफ कोई नहीं दूंगा। हाँ, कोई ऐसा सिस्टम हम जरूर ले आएंगे कि किसी के साथ नायब हो या कोई भी इदारा हो वो ज्यादती ना कर सके। ये मुज़ाकरात इन बुनियादों पर होंगे। अब मुज़ाकरात क्यों नहीं अपोजिशन करना चाहती? देखिए, मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में नहीं चाहती कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो चाहती है कि नए इंतखाबात हो और मुस्लिम लीग नून की वो क़यादत जो जिला वतन है और वो क़यादत जो नहर करार दी जा चुकी है, उसको दोबारा मौका मिले। मौलाना फजलुर रहमान भी यही चाहते हैं, महमूद खान अचकज़ई भी यही चाहते हैं। ये तीन जमातें जो है ये चाहती हैं। इसके अलावा अगर आप कहें कि अपोजिशन में शामिल कोई और जमात इन तीन जमातों की खामख्याल है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब मामला कुछ और किसी और तरफ चले गए। अब पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें आपस में जुदा हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक नूरा कुश्ती आपस में वो लड़ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ रख रहे हैं कि वक्त गुजर जाए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ये भी नहीं चाहते कि पीडीएम अकेली निकले भाई, मुजाहरे करे, एहतजाज करे और एजुटेशन की सियासत करे। वो इसलिए पीडीएम को अपने साथ बिल्कुल रखना चाहते हैं और उसे अच्छे तरीके से खिला रहे हैं। अब 4 तारीख को पीपल्स पार्टी का इजलास होगा। 4 को अगर इजलास होता है तो उसका फैसला इजलास का आता है। उसके बाद कहा जाएगा जी चले लॉन्ग मार्च करते हैं या इस्तीफों का आखिरी ऑप्शन 1% ये भी मान्य कर लिया जाता है। तो फिर भी ये चला गया रमजान शरीफ के बाद। अब जब एक चीज रमजान के बाद चली जाती है, रमजान मुबारक के बाद चली जाती है, तो आप देखें गैप कितना बढ़ गया। यानी 3.5 माह का गैप पड़ता है इनकी तहरीक का आखिरी जलसा जो हुआ है और अगर रमजान के बाद जाता है, तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि उसमें बहुत सी चीजें भी कवर हो जाएगी। हुकूमत महंगाई पर भी काबू काफी हद तक डालेगी, डॉलर आपका नीचे आना शुरू हो गया। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत की फेवर में जा रही है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के बहुत से मसले हल हो रहे हैं। ये बात मियां नवाज शरीफ को भी पता है, ये बात मौलाना फजलुर रहमान को भी पता है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने गेट रख के ऐसा सिस्टम करेगी कि एक तरफ मुज़ाकरात का जो टेबल है वो भी सजेगा। तो क्या फिर यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बात करती नजर आती है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होता है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि जो पीडीएम का एक्शन प्लान था उसमें इस्तीफे आखिरी ऑप्शन थे, लेकिन अब इस्तीफों को जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ नत्थी किया जा रहा है। शीरी रहमान ने एक टॉक शो में ये बात की, उन्होंने कहा कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। तो क्या यही वजह है कि 2-3 रोज के अंदर सारी काया पलट रही है, क्योंकि एक्शन प्लान कुछ और था लेकिन अब इस्तीफों को नत्थी किया जा रहा है लॉन्ग मार्च के साथ? क्या इसी वजह से नून लीग और ये मौलाना फजलुर रहमान बज़िद हैं कि इस्तीफे दे दिए जाएं? ये बिल्कुल इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग को इल्म हो चुका है कि आसिफ अली जरदारी क्या बात करने जा रहे हैं। मैं आपको एक मुसक्का खबर देता हूँ। कल जो मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ का जो राब्ता हुआ है, जो राब्ता होने के बाद जो टिकट्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चले, उससे भी बढ़ के कुछ बात है। मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ से कहा कि आप क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी हमारे साथ वही गेम कर रहा है इसने साबका दौर में की थी और हम किसी सूरत में भी आसिफ अली जरदारी जो है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप इस तरह करें, हम एक हुज्जत तमाम करते हैं और एक दफा दोबारा कोशिश करते हैं कि आसिफ अली जरदारी से बात करने की, ताकि अगर वो ना करे माने तो फिर उसके बाद हमारा अपना फैसला हो। जिसके बाद नवाज शरीफ ने कहा नहीं, फिर फैसला नहीं होगा, फिर हम आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीके इंसाफ की तरह निशाने पे रखेंगे। ये बिल्कुल ये फाइनल हो चुका है। मेरे पास इस चीज का इतना काबिल सोर्स मौजूद है कि जो इस गुफ्तगू के दौरान वहां पे मौजूद था। फिर मुझको इस बात की तस्दीक खुद मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ने की कि हम फैसला कर चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं चलना, वो हमसे खेल रहे हैं, हम उससे खेलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के हवाले से जो किसी अहम अदारों से या हुकूमत से जो मुज़ाकरात किए हैं, जो उनके साथ तय किया है, हम उस तय किए हुए मामले को मुकम्मल नहीं होने देंगे। ये बकायदा मियां नवाज की मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू में ये बात हुई है। फिर जब मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की आपस में बात हुई है, तो उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि जरदारी साहब हम अब आपका इंतजार नहीं करेंगे, आप फाइनल कर ले, वो आपने टाइम मांगा उसके बाद इंतजार नहीं करेंगे। आप देखें कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो अपना संपर्क जारी किया है उसमें उसने वाज़ेह कहा कि हम लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं और हम अकेले जा रहे हैं, हमारे साथ चंद जमातें होंगी, पीपल्स पार्टी ना भी हो, हम जा रहे हैं। फिर इनके सोमरू साहब जो सिंध में बैठे हैं, जो सबसे बड़ा जहां से जुलूस आता है, जो मौलाना फजलुर रहमान के करीब तरीन आदमी हैं, उनकी तरफ से जो उनकी जाती व्हाट्सएप से जो मैसेज जा रहा है उसमें भी यही है कि आप इसकी तैयारी रखें। यानी तहरीके अदम तो नहीं, लेकिन हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है इसके लिए पीपल्स पार्टी को छोड़ के तो जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे आ चुके हैं। आज जो लाहौर में इजलास हो रहा है
उसमें भी यही फाइनल हो चुका है। मुझे मुस्लिम लीग नून के खुद रहनुमा ने कहा कि भाई हम फाइनल कर चुके हैं कि हम पीपल्स पार्टी के बगैर निकलेंगे। एक चीज तो फाइनल है कि इन इस एजुकेशन से हुकूमत लॉन्ग मार्च के हवाले से तो फाइनल है राना साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन 4 अप्रैल को जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें इस्तीफों के हवाले से भी मुशावरत होनी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक नहीं होती तो क्या मौलाना फजल रहमान बाकी जमातों के साथ ये बाकी जमातें इस्तीफे दे देंगी? फिर कोई इस्तीफे नहीं देगा जी, खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर इस्तीफे दिए जाएंगे, किसी सियासी जमात में इस्तीफे नहीं दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के अपने बेटा जो एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, सबसे पहले तो उन्हें इस्तीफे दे देने चाहिए। देखिए 9 जमातें मुत्तफिक हो चुकी, पीडीएम भी शामिल, 9 जमातें मुत्तफिक हो चुकी कि इस्तीफे देने चाहिए। 9 जमातें इस्तीफे दे दे, सारा बात क्लियर हो जाती है। अब फिर पीपल्स पार्टी का इंतजार क्यों किया जा रहा है? मौलाना क्यों माने पीपल्स पार्टी पे किस बात पे कि जनाब हम आपको वक्त देते हैं? इसलिए कि मौलाना को बताया कि उनकी जमात के अपने जो लोग हैं वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर अक्सरियत जो है इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए मुस्लिम लीग नून के 2 अफराद इस्तीफे गए थे, स्पीकर ने बुलाया, दोनों ने इनकार कर दिया। जब आपने इस्तीफा देना होता है तो उसके लिए आप जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ते। जब आपने इस्तीफा देना होता है तो उसके लिए फिर आप हीले बहाने नहीं करते, आते हैं इस्तीफा देते हैं और चले जाते। तो राना साहब, ऑपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च मुलतवी है उसकी वजह से हुकूमत को सियासी तौर पर रिलीफ मिला है या मिलेगा? देखिए हुकूमत को बहुत बड़ा सियासी तौर पर रिलीफ मिला, और इस लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने के बाद मैं आपको एक मुसद्दक़ का इत्तला दे दूं कि हुकूमत को अहम अदारों की तरफ से ये कह दिया गया है कि आपके पास मई तक का वक्त है। अगर आपने महंगाई पे कंट्रोल ना किया तो फिर अवामी जो गुस्सा है उस पर उसके आगे कोई सपोर्ट आपको नहीं। ये बिल्कुल बात है। इसलिए आप देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहे हैं कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, सिर्फ और कोई नहीं। अगर हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल कर जाती है, हुकूमत जिस तरह शहबाज गिल ने बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वाकई इसी तरह ये अप्रैल के महीने में अपने लोगों को घरों की तरसीद शुरू कर देते हैं, अगर वाकई नौकरियां शुरू हो जाती हैं तो हुकूमत को तो रिलीफ मिल गया लॉन्ग मार्च खत्म होने से। हुकूमत को रिलीफ मिल गया कि पीडीएम जो है आपस में टूट फूट का शिकार हो गई। अब हुकूमत को एक ही चैलेंज है, वो है अवामी दबाव। अगर हुकूमत इसको अच्छे तरीके से खेल गई, महंगाई खत्म कर गई, और महंगाई खत्म करने के बाद कुछ ना कुछ नौकरियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया और बजट बेहतर आ गया, तो फिर सब कुछ होगा। जहां तक लॉन्ग मार्च का मामला है मैं आपको क्लियर कर दूं, अब लॉन्ग मार्च जो है वो बजट के बाद चला जाए, क्योंकि अब हुकूमत जो है वो बजट लाना चाह रही है। आपको समझ लिया कि बजट आएगा तो बजट सब तो मौजूदा माली हालात में तो अवामी रद्देमल जो है उसको हम कैश करेंगे, और फिर बजट के सारे लोग और दीगर मामला देखते हुए फिर हम एक्शन की तरफ जाएंगे। तो लेकिन जिस दबाव की बात कर रही है पीडीएम और खासतौर पर ऑपोजिशन, अब एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी ने जो इस्तीफे हैं उनको नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया है, लेकिन बाकी अगर जमातों की हम बात करें तो उनमें से जो 7 जमातों के कुल मिलाकर कौमी असम्बली में सिर्फ राना साहब 5 अराकीन है, और असम्बलियों के इस्तीफों को जो कहने वाली 5 जमातें ऐसी है जिनका कौमी असम्बली में कोई मेंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों पर मुत्तफिक नहीं होती तो फिर तो हुकूमत पर किसी किस्म का दबाव पड़ेगा ही नहीं। सारे मुत्तफिक हो जाते हैं तो हुकूमत पर दबाव फिर भी नहीं पड़ता। देखिए पीपल्स पार्टी क्या सिंध हुकूमत खत्म कर देगी, क्या पीपल्स पार्टी सिंध से इस्तीफे दे देगी, कौमी असम्बली से इस्तीफे दे? देखें एक बात तो समझ लेनी चाहिए हमें, इन लोगों को जो रिलीफ मिला है वो अरकान असम्बली होने की वजह से मिला। इनकी जो मौजें लगी हुई है जिन पे मुकदमात है वो अरकान असम्बली होने की वजह से है। वो किस तरीके से रिलीफ लेते हैं, किस तरीके से असम्बली के इजलास में आते हैं, इजलास में शिरकत करें ना करें, कहां पे जाते हैं, किस तरीके से उनकी मौजें लगी हुई हैं, किस तरीके से उनके वो मजबूत हो चुके हैं, वो क्यों छोड़ेंगे? पर एक सिंपल सी बात है, कोई नहीं छोड़ेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, मुस्लिम लीग नून भी जब इस्तीफे देने आएगी अगर, तो उनमें से अक्सरियत ऐसी होगी जो स्पीकर के सामने पेश ही नहीं होगी। और मतलब आप ले ले, और सेनेट में जो इस्तीफा है, सेनेट में ऑपोजिशन लीडर को लेकर जो नून लीग का मौक़िफ़ है कि पहले से ये बात तय थी कि जी ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा, क्या आजम नज़ीर तारड़ के हवाले से इस बात पर कुछ इत्तफाक हो सकेगा? क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान के लिए कोशिश कर रही है। देखिए पीपल्स पार्टी क्यों मुस्लिम लीग नून को देगी? आने वाला इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून होना है। आने वाला इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी नून को, अगर आप ये कहें कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है।
पंजाब के अंदर सूबाई लिस्ट दोबारा देखें तो 182 हल्के ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान हमेशा ही मुकाबला होता है। कौमी असम्बली की 72 लिस्ट ऐसी हैं पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, जहां पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग मुकाबला होता है। तो किस तरीके से होगा? पीपल्स पार्टी अपनी नशिस्त जो है वो नून लीग के हवाले कर दे, कल आपस में इलेक्शन लड़ना है इन्होंने, उस पर वो नुकसान उठाए, ऐसा तो जिस तरह फिर नून लीग ये नैरेटिव दे रही है, नून लीग ये कह रही है कि जी यूसुफ रजा गिलानी के लिए तय हुआ था कि हम हिमायत करेंगे और ऑपोजिशन लीडर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी हिमायत करेगी, तो क्या फिर उस बयान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में ये कहेगी कि हम सबक करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिए चेयरमैन सेनेट बनने के लिए, और अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वोट नहीं दिए तो हम वो अपनी कमिटमेंट से पहले भागे, हम तो नहीं भागे, ये बात होगी। और क्या जो हुकूमत अब चाह रही है कि जो मुज़ाकरात और तमाम तर कमेटी बना दी गई है, 10 रुकनी जो कमेटी बनाई गई है, क्या उस पर ऑपोजिशन तैयार हो जाएगी? अगर ऑपोजिशन तैयार ही नहीं होगी तो फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? हुकूमत खेल अच्छा रही है। देखिए, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, हुकूमत ने आए हमारे साथ बैठे, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन मुनसफाना हो आए बैठ जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नैब की कुछ तरमीम है उनको चेंज की जाए आए बैठ जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इक्तिसादी अमूर के हवाले से बात हो, पाकिस्तान की मुआशियत के हवाले से बात हो, आया के बैठ जाते हैं। अब अगर अपोजिशन बात की है तो हुकूमत के पास एक जवाब होगा कि जनाब हमने इन्हें हर सतह पर हर जगह बुलाया है, ये नहीं आने के लिए तैयार, तो हम क्या करें? अपोजिशन नहीं आएगी लेकिन हुकूमत को उसका फायदा मिलेगा, सियासी फायदा मिलेगा, और बहुत से बिल ऐसे होंगे जो हुकूमत बहुत सारी मंजूर करवा देगी। तो दूसरी तरफ हुकूमत भी कोश है। इससे पहले हम देख रहे थे कि इत्तेहादी भी हुकूमत से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं और ख़ासतौर पर MKM ये बात करती थी, और दूसरी इत्तेहादी जमातें जी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे जो वादे किए थे अब वो वादे वफा नहीं कर रही। लेकिन अब जिस तरह से सामने आ रही हैं खबरें कि जी BAP को 2 वजारतें मिलेंगी, MKM को ममलिकत की वजारत मिलेगी, तो हुकूमत भी अब कोशां तो है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, हुकूमत स्ट्रांग है। देखिए, आखिरी ओवर के मैच है ना, 2.5 साल गुजर के, बल्कि 3 साल गुजर के, अब 2 साल है, 2 साल तो हम गिनते नहीं, 1 साल है। एक आखिरी साल जो होता है वो इलेक्शन कैंपेन का साल होता है, आखिरी साल है, आखिरी साल के जो 12 ओवर्स है वो ओवर्स है। इन 12 ओवर्स में एक हुकूमत को करना पड़ेगा, अपने हर खिलाड़ी को जो ना बारी देना पड़ेगी, और हर खिलाड़ी को बारी उसी सूरत में दे सकते हैं कि आप उनको उनकी हस्बे मुंशा पोजीशन पे लेकर आए। MKM को मना लिया जाएगा, मना लिया गया है, कल MKM से मीटिंग, उनके मुताबिक वहां ने चीफ को फोन करना, बाकी दीगर लोगों को करना, शफकत महमूद को कहना यूनिवर्सिटी की पूरी तामीर जो है उसको मुमकिन बनाया जाए, उसके बाद उनके फातह लापता अफराद, ये सारी चीजें जो है कल शुरू हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो देख रही है, ठीक है, इमरान खान को भी पता चल चुका है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, कि आने वाले इलेक्शन में अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमें अपनी इत्तेहादियों को उस वक्त तक साथ रखना होगा, और साथ रखने के साथ साथ अपने लोगों को भी मजबूत करना होगा। तो जिस पर काम शुरू हो गया, आखिरी 12 ओवर्स का मैच है, जो हुकूमत अच्छा खेलेगी तो ठीक रहेगा, नहीं अच्छा खेलेगी तो आखिर में इमरान साहब जाते जाते ये भी इस पर भी राय दीजिएगा कि जिस तरह से अब आप ये बात कर रहे हैं कि जी हुकूमत पर वक्त दिया गया है कि अगर आप महंगाई पर काबू पा लेते हैं तो फिर तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, क्या हुकूमत 2.5 साल में जिस महंगाई पर काबू नहीं पा सकी इन 3-4 महीनों में 2 महीनों में काबू पा सकेगी? देखिए, आप काबू पा लेंगे, इसलिए कि एक तो आपका डॉलर जो है वो मुस्तहकम, आपकी विदेशी करेंसी बेहतर होती जा रही है। उसके बाद आप और करें ना, 2 दफा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया, सिर्फ मट्टी की तेल की और बायोडीजल की कीमत में इजाफा किया गया। हालांकि यही हुकूमत थी जो फौरी तौर पर इजाफे का जब नहीं हो रहा, तो ये एक अवामी प्रेशर था। आप उसकी तरफ देखें कि हुकूमत को शायद वो चीजें अपनी कैश करानी नहीं आ रही थी। आप 3 माह पहले चले जाए, जो हमारा टमाटर था वो नहीं मिल रहा था 300 रुपए किलो, अब 100 रुपए केजी मिल रहा है, 200 से भी नीचे आ गया। आलू जो है 300 रुपए केजी मिल रहा है, जो लहसुन है वो मिल रहा है 100 रुपए केजी। मतलब वो चीजें जो 400, 500, 600 रुपए तक चलेगी, अब सस्ती हो गई है। ये हुकूमत को रिलीफ है। हुकूमत अब इसको कैश किस तरह कराती है, अवाम तक किस तरह लेके जाती है, आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा। आटा सस्ता हो जाएगा, घी सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया इस पर सब्सिडी देंगे, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ देते हैं। सही है, अवाम तक। ठीक है राना अजीम साहब, आई गॉट योर पॉइंट। हुकूमत के पास रिलीफ तो है, लेकिन वो कैश किस तरह से करवाती है, अवाम तक वो रिलीफ किस तरह से पहुंचता है, ये अब हुकूमत के लिए चैलेंज है। और आने वाले चंद महीनों में अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में और महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो जाती है तो फिर ये जो सियासी तौर पर कशीदगी चल रही है इस पर भी हुकूमत काबू पा लेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद सरहदों पर जो चैलेंजेस हैं और खासतौर पर जो सिक्योरिटी, एक इजलास हुआ इख्तितामी सेशन में, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी खिताब किया और बड़ी अहम बातें की, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑल राइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग हुआ पाकिस्तान में और कल इसका इख्तितामी सेशन था जिसमें 2 रोज़ा डायलॉग में मकामी और आलमी पॉलिसी के माहिरीन ने शिरकत की और इख्तितामी सेशन से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो खिताब किया और उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की, बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस होने के बावजूद असलहे की दौड़ में शामिल होने से गुरेज किया है पाकिस्तान ने और जाहिरियत पसंद हमसायों के बावजूद दिफाई बजट में इजाफे के बजाय बल्कि कमी की गई है और हमसाया ममालिक से मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल बाइज्जत तरीके से हल करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की पेशकश की जा रही है तो ये किसी दबाव का नतीजा नहीं है, लेकिन तमाम तर मसाइल एक ही सूरत में हल हो सकते हैं और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, मसला कश्मीर को भी मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। अगर मसला कश्मीर हल नहीं होगा तो शायद बेहतर तरीके से सूरत हाल आगे नहीं बढ़ सकेगी और ख़ास तौर पर दोनों ममालिक को जनूबी एशिया में गुर्बत के खात्मे के लिए, खानगी के खात्मे के लिए कोशिश करनी चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। इस पर एक तो हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मुआशी तरक्की को सरहदों पर अमन से मशरूत कर दिया है कि जब तक सरहदों पर अमन नहीं होगा मुआशी तौर पर तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत के हवाले से हमेशा से दुनिया ने भी इंटरफेयर किया है मसला कश्मीर के मामले पर और भारत हमेशा से कहता रहा है कि मसला कश्मीर हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन जैसे ही दुनिया ने मुदाखलत की तो उसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि जो कश्मीर है वो भारत का इंटरनल मामला नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा से अमन की बात की है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अमन की बात की और जब इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तब उन्होंने भी यही बात की थी कि मुज़ाकरात के जरिए अमन का हल चाहते हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए, लेकिन भारत इस बात पर जो है वो मुत्तफ़िक़ नहीं होता। इस सारी सूरत हाल पर हम ज़रा बात करते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना चाहिए, भारत क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकता है और ये तमाम तर मसाइल क्या मुज़ाकरात से हल हो पाएंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज़क्कार है, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सिक्योरिटी डायलॉग का जो इख्तितामी सेशन था उसे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया और उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की, बड़ी अहम बातें की और बड़ा पॉजिटिव जेस्चर भी किया। पुरअमन तरीके से उन्होंने कहा कि हम मसले का हल चाहते हैं और खान साहब ने भी आगाज़ में यही बात की थी जब वो इक़्तिदार में आए थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए हम मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मसले पर बर्फ़ पिघल सकती है या पिघलेगी? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और चीफ ऑफ स्टाफ ने शुरू से एक स्टांस लिया है कि वी वांट पीस विद आवर नेबर्स। अब वो ये जिस तरह कल उन्होंने जो एक नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ा क्लियर कहा कि हमने क्या कुछ अमन को हासिल करने के लिए किया। हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, हमने अफ़गानिस्तान के पीस अमन में बहुत ही अहम किरदार अदा किया और तकरीबन उनका मुआहदा करा दिया अफ़गान तालिबान का, अफ़गान गवर्नमेंट का और अमेरिकन का दौर के अंदर। फिर उसके बाद अफ़गान और उसके अफ़गान तालिबान अफ़गान गवर्नमेंट के इंटर डायलॉग करवा दिए और काफ़ी हद तक आगे चीज़ें चल रही हैं। अब आपके सामने कल रशिया में इजलास हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसमें भी पाकिस्तान भी, लेकिन इंडिया इज आउट इन केस और उम्मीद है कि इससे दो अच्छे असरात इसके और सवारात निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि देखें हमने बजट में डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जो मेन एडवर्सरी इंडिया उसने बजट बहुत इंक्रीज कर दिया है, सब कुछ कर दिया, हमने बजट को नहीं बढ़ाया, डिफेंस बजट को हम उस पर कंट्रोल कर रहे हैं। हम क्वालिटेटिव चीज़ों पर जाते हैं, वी डोंट गो फॉर मैस इंडक्शन जिसमें कम पैसा मुल्क का ज़ाया होता है वो भी हम नहीं करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि इकनॉमिक तरक्की जब हो सकती है जब हमसाया मुल्क आपस में ताल्लुकात अच्छे करें और इकनॉमिक करें। कनेक्टिविटी की उन्होंने बात की, सीपैक की बात की, ये चीज़ें जो फिर ज़ाहिर है कश्मीर का ये मेन कॉज है और कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए और मुज़ाकरात के लिए इंडिया को कम अज़ कम जो 370-35A उन्होंने रिवोक किया था, आप उसको कम अज़ कम रीस्टोर करें, वापस करें ताकि डायलॉग स्टार्ट हो सके, हम कहीं जाए। कश्मीर के बगैर मसला हल नहीं होगा और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी बातें की हैं। आई थिंक नाउ द बॉल इज इंडियन कोर्ट के एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान ने भी किया, इंडिया ने किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप देखें तो इस वक्त तकरीबन सीज़ फायर हो चुकी है, फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इंडिया की क्या गारंटी है कल इंडिया के हालात खराब होते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद इंडिया को अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कुछ स्टेप ऐसे लेने की जरूरत है जिससे दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ये समझे कि इंडिया वाकई अब लेकिन ब्रिगेडियर साहब, क्या भारत पर इस चीज़ का ट्रस्ट किया जा सकता है? इससे पहले अगर हम कॉरिडोर की बात करें, इसके अलावा हम अगर जिस तरह समझौता एक्सप्रेस की बात करें, बस सर्विस की बात करें, खान साहब ने भी इस बात को वाजे किया कि ये सब कुछ चल रहा है लेकिन इसके अलावा तिजारत नहीं हो पा रही तो माशी तौर पर तरक्की मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत को अब ऐसा स्टेप लेना चाहिए, लेकिन भारत पर क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? अफगानिस्तान की सरजमीन जिस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है, जिस तरह
तरह से पाकिस्तान की पीठ में भारत छुरा घोंपता है, तो क्या भारत इस काबिल है कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके इस हवाले से? देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी है ये एक इंतहा पसंद हिंदू दहशतगर्द है, इसका चार का टोला जो अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, ये सारे मिल के आरएसएस को चला रहे हैं और उसके नजरिए पे चल रहे हैं जो कि नाजी का होता है। इसलिए मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की दुश्मनी को तो उनके हमेशा से अजाम रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि इनके हेजमोनिक डिज़ाइन है बड़े सख्त, और पाकिस्तान उसका स्टम्बिंग ब्लॉक है। चाहे आप भूटान देख लें, उसके बाद नेपाल देखें, श्रीलंका देखें, बांग्लादेश देखें, सब ने इंडिया को छोड़ दिया। अब बात यह है कि इंडिया को समझ ली। फिर पाकिस्तान ने इवन चीफ आर्मी स्टाफ ने भी ये किया, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि आए CPEC में आए हमारे साथ, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें, आप इसका रास्ता इस्तेमाल करें, हम आपके साथ इसके लिए खड़े होने तैयार हैं। पाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री को बहुत ज़्यादा CPEC में लेकर आ रहे हैं। ईरान इज रेडी टू कम। सो जब तक इकोनॉमिक तरक्की नहीं होगी, हमारे इस खित्ते के अवाम की हालत नहीं ठीक हो। वो पैसा जो हमें डिफेंस पे अननेसेसरी खर्च करते हैं वो हमें अवाम की डेवलपमेंट पे करना चाहिए। यही चीफ आर्मी साहब ने कहा कि वो पैसा डेवलपमेंट का डिफेंस परचेजेस पे जाता है, तो ये करने के लिए आपको चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाहें कि पाकिस्तान CPEC मंसूबा ना बनाए, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे, पाकिस्तान जो है अपनी मर्जी के फैसले कर ना सके, क्योंकि जब इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे हम IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते रहेंगे और उनकी कंडीशन होती हैं। तो हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हमारी जो स्ट्रेटजिक और जो पोलिटिकल लोकेशन है अच्छी कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन हमने इकोनॉमिक तरक्की करनी है, हमने CPEC मुकम्मल करना है ताकि हम अपने फैसले अपनी मुल्क में बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं ब्रिगेड साहब, लेकिन दुनिया से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? क्या आप दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं भी या नहीं? क्योंकि हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करने के लिए कोशिश करता रहा है पाकिस्तान, और दुनिया की मुदाखलत के बगैर ये मुमकिन हो नहीं सका। लेकिन दुनिया से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और क्या मसला कश्मीर सिर्फ बातचीत से हल हो सकता है? देखिए, बातचीत से अगर इसके साथ यूनाइटेड नेशंस, USA, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटिश, जिन्होंने ये एक इनका अनफिनिश एजेंडा है, अगर इसको ये लेके बात करते हैं फिर तो मुमकिन है। साथ ही पाकिस्तान को चाइना और रशिया जो हमारे खित्ते में हमारे का इंपॉर्टेंट दो न्यूक्लियर मुल्क भी हैं, इनको हम ये बताएं कि जी इससे क्या असरात होंगे, इकोनॉमिकली क्या लॉस होगा। ख़ास तौर पे अगर CPEC का मनसूबा बन जाता है तो चाइना को पता है कि चाइना को ज़ाहिर नोट कि कितना बड़ा उनको इकोनॉमिक जंप ऑफ पॉइंट मिलता है, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी होती हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चल जाती है, हम बहुत तरक्की कर लेंगे। और यही वजह है दूसरे ममालिक नहीं चाहते कि एक इस्लामिक मुल्क है, एक न्यूक्लियर मुल्क है, अगर इकोनॉमिक तरक्की करेगा तो ये हमारी बात तो नहीं मानेगा, ये तो अपने मुल्क के मफादात में फैसले करेगा। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से, लेकिन हमें दुनिया को बताना है, हमने हर हालत में बताना है कि ये इस खत्ते के लिए कितना नुकसान है, नॉट ओनली इस खत्ते के लिए बल्कि इसके बाद ये दुनिया में जाके इसका क्या नुकसान होगा। अगर हम ये बाबत रखते हैं, ऑफेंसिव डिप्लोमेसी रखते हैं, आई एम श्योर कि इसका हल होगा। और अगर नहीं, साथ ही साथ कश्मीर में जो नौजवान कश्मीरी खड़े हो गए बुरहान वानी की शहादत के बाद, जो उन्होंने एक नई फ्रीडम स्ट्रगल निकाली है, इनको हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मॉरली करें, पोलिटिकली करें, इवन किसी स्टेज पे जाके हमें इनको मटेरियल सपोर्ट भी करनी पड़े। बिकॉज इंडिया को जब ये मारेंगे, इनकी फ़ौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। उसके साथ ही साथ फिर सिख मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद एक्सलाइट मूवमेंट चल रही है, वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही हैं, CAA और NRC की प्रॉब्लम हो रही है। तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर इंडिया जो है, हिंदू मेंटालिटी ये है कि जब तक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू को आप सर पे डंडा नहीं मारेंगे, ये राम राम नहीं करेगा। जहाँ आपको गोली दिखाएंगे, अमन की बात करेंगे, या गोली समझ के ये सर पे चढ़ाई करेगा। लाइक 27 जो आपने फरवरी को देख लिया 2019 में, पाकिस्तान ने कैसे हमारा कितनी जगत आई हुई, मुँह काला हुआ, जिसकी वजह से ये निकला। तो आई थिंक ये पाकिस्तान को ओवरऑल हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवासा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे थे। अब भारत को भी चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान अमन का पैगाम देता आया है, अब भारत को भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए और अमन पर बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल हो सकता है और दुनिया की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अफगान अमन अमल के हवाले से बात करेंगे। रूस में मॉस्को में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के अमन से मशरूत है और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के इक़्तिदार से जब रुखसत हुए तो जो बाइडन की डेमोक्रेट हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अमरीकी खारजा पॉलिसी में और बिलखसूस अफगानिस्तान के हवाले से जो पीस प्रोसेस चल रहा था उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। और जो बाइडन की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी पीस प्रोसेस शुरू किया गया था उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से ये प्रोसेस शुरू नहीं हो सका, ताख़ीर का शिकार हुआ। गुज़िश्ता 6 माह से तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त अभी तक हो नहीं सकी है, लेकिन इस मुआहदे से उम्मीद ज़रूर पैदा हो गई थी कि अमरीका और तालिबान के दरमियान 18 साल जो जंग है वो अफगान सरजमीन पर गुज़िश्ता 4 अशरों से जारी बदअमनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे अफगान अवाम में भी नाउमीदी बढ़ती चलेगी। लेकिन एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हुआ है। रूस में मॉस्को में मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस हवाले से कंसीडर ये किया जा रहा है कि मई 2021 में इस मुआहदे के तहत अगर ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है तो मई 2021 तक जो है अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला मुमकिन हो जाएगा और अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ एक हकीकत ये भी है और ये ख़त भी लिखा गया बाइडन हुकूमत की तरफ से और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला होता है तो अफगानिस्तान में एक बार फिर से जो है वो अमन ख़तरे में पड़ सकता है। और अभी हमने देखा भी है कि अफगानिस्तान में जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहिरे जो हैं और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ उनमें इजाफा हुआ है। तो हम इस पर ज़रा बात करेंगे कि जो मॉस्को में हो रहा है तमाम तर मुज़ाकरात का सिलसिला, इसमें क्या कुछ दाव पर लग सकता है, इसका आगे मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या अमेरिकन फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला मुमकिन हो सकेगा और ख़ास तौर पर अब मज़ीद पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब माहिर अफगान उमूर है, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं मॉस्को में, इसमें क्या कुछ आपको लगता है कि दाव पर लग सकता है, पेशरफ्त हो सकती है कुछ? देखें, ये रूस की एक नई कोशिश है और उसने बहुत मुख्तसर सी एक कॉन्फ्रेंस रखी है। रूस है, चीन है, अमेरिका है और पाकिस्तान है और इसके अलावा अफ़गान हुकूमत और उनके सियासी मुखालफिन हैं और तालिबान। तो इसमें ज़्यादा मुल्क नहीं है, इसलिए मेरे ख़्याल में खुलकर बात होगी और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी कोशिश है। हालांकि इससे तो मसला हल नहीं होगा क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि सारे इख्तियारात जो हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से वो उसके हाथ में रहें और उसने पहले ही अमन के लिए कुछ नई तजावीज़ दी हैं। लेकिन अमेरिका की नुमाइंदगी मॉस्को की मीटिंग में है और मॉस्को में जो इजलास हुआ, जो मुश्तरका बयान आया, उसमें ये कहा गया कि ये जो नई अमरीकी अमन की कोशिश है उसकी हिमायत की गई है और ये जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत की गई है। तालिबान से कहा गया है कि वो जो हर साल स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू करते हैं मौसम बहार में, बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज़ होता है, वो इस बार न करें। और वैसे भी मेरे ख्याल में उसका इम्कान कम ही था। पिछले साल भी तालिबान ने इस तरह का स्प्रिंग ऑफेंसिव नहीं किया था। तो मैं समझता हूँ कि रूस का किरदार बड़ा मस्बत है। हालांकि ये वही रूस है जिसने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया, कब्ज़ा करने की कोशिश की 1979 में और उसके बाद से ये जंग चल रही है, ये मसला हल नहीं हो रहा। तो ये 42 साल की जो जंग है, कॉन्फ्लिक्ट है अफ़गानिस्तान में, इसका आगाज़ रूस ही ने किया था। तो उस वक्त ये एक हमला आवर था, जारे था। इस वक्त ये एक पीस मेकर है, अमन की कोशिशें कर रहा है। तो सर, अफगानिस्तान में काम अमन और मुस्तकिल जंग बंदी के लिए जो नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से एक नया प्लान और ख़त मंजर आम पर आया जिसमें अफगानिस्तान में अमन के अमल से नई तजावीज़ भी पेश की गई, उसके क्या असर हो सकते हैं? ख़त में जिस तरह से कहा गया कि मज़ीद हालात बिगड़ सकते हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो तालिबान के कब्ज़े में जा सकते हैं, इसके क्या मकासद आपके नज़दीक हो सकते हैं? देखिए, वो जो आपने जिक्र किया वो इस ख़त का आखिरी पैराग्राफ है और वो एक तरह से अशरफ गनी की हुकूमत को एक ख़बरदार किया गया है कि आप जो हक़ाइक़ हैं उसका अदराक करें और बातचीत को आगे बढ़ाएं, अमन के लिए कोशिशें करें, वरना अगर अमेरिकी फ़ौज निकल गई तो फिर हालात ख़राब होंगे, सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो काबू में नहीं रहेंगे और ये भी कि तालिबान जो है वो फिर मज़ीद फतूहात हासिल करेंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि एक और अमेरिकी जो ऑफिशियल हैं जॉन सोबको, उन्होंने कांग्रेस में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब गैर मुल्की फ़ौज निकल गई, ख़ास तौर पे अमेरिकी फ़ज़ाया
एयरफोर्स निकल गई तो फिर अफ़गानिस्तान की जो छोटी सी एक एयरफोर्स है वो बिखर जाएगी 1-2 महीने में। फिर उसके तैयारे जो हैं वो परवाज़ नहीं कर सकेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि ये अफ़गान हुकूमत बहुत कमज़ोर है और ये तालिबान के सामने नहीं ठहर सकती। तो ये एक किस्म की वार्निंग है अशरफ गनी की हुकूमत को, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि वो मुंतखब हैं, 5 साल के लिए आए हैं, वो किसी भी अबूरी हुकूमत को नहीं मानते। वो जो है एक मुंतखब सदर जब आएगा तो इक़्तिदार उसके हवाले करेंगे। हालांकि अमरीकी समझते हैं कि अबूरी हुकूमत लाना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर अमन मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो रहीमुल्लाह साहब, पिछले कुछ अरसे के दौरान अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा भी हुआ है। जिस तरह से हमने देखा कि हेलीकॉप्टर भी गिरा, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर एक धमाका भी हुआ, तो ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। और आप भी इस हवाले से आगाह होंगे कि अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सॉलेह के रद्द-ए-अमल को हकीकत पसंदाना भी करार दिया गया। साथ ही साथ फिर समी यूसुफजई की तरफ से जो कहा गया कि जो अफगान आर्मी है वो इतनी ताकतवर है कि वो तालिबान से छुड़ा सकती है। तो ये पुरतशद्दुद मुजाहरे भी बढ़ते जा रहे हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में भी इजाफा हो रहा है। इसका पहले इंदिया भी दिया गया था हालांकि। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक तो अमेरिका और तालिबान का अमन मुआहदा पिछले साल हुआ, उसके बाद तालिबान ने अमेरिका और नेटो के साथ जंगबंदी की हुई है। तालिबान ने एक हमला नहीं किया, एक अमेरिकी गैर मुल्की फौजी नहीं मारा गया, लेकिन अफगान हुकूमत के साथ उनका कोई मुआहदा अभी नहीं हुआ। बातचीत हो रही है, उसकी रफ्तार बहुत सुस्त है, अभी तक एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ। और आपने जिस तरह कहा 6 महीने हो गए, सिर्फ वो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर इत्तेफाक हुआ, अभी तो असल जो इश्यूज़ है उसके ऊपर तो बात शुरू भी नहीं हुई। तो दूसरी बात ये है कि ये अफगान हुकूमत के साथ जंगबंदी का जो मामला है, तालिबान कहते हैं कि ये मुज़ाकरात में तय होगा, यानी वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसके बाद वो जंगबंदी करेंगे। लेकिन अमेरिका, अफगान हुकूमत और कल मॉस्को में भी ये बात आई कि ये हमले जो है ये कम होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर हमले कम होंगे तो फिर मुज़ाकरात के लिए, अमन के लिए हालात साजगार होंगे। लेकिन तालिबान ज़ाहिर है उनको जो भी अहमियत मिली है और जो अमेरिका ने उनसे बात की, अफगान हुकूमत को शामिल किए बगैर और मुआहदा किया और गैर मुल्की फ़ौज के निकलने का उन्होंने कमिटमेंट दी, तो ये इसीलिए कि ये तालिबान की ताकत की वजह है, उसको माना गया और ये सारे फैसले हुए। तो तालिबान ताकत का इस्तेमाल उस वक्त तक करेंगे जब तक उनके कुछ मकासद हासिल नहीं होंगे। तो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, मई 2021 तक मुआहदे के तहत अमरीकी फ़ौज का इनखला हो सकता है अगर ये मुआहदा इसी तरह से चलता है, लेकिन आपको लगता है कि मई 2021 तक मुमकिन हो सकेगा? और अगर अमरीका इनखला में नाकाम हुआ तो इसके जो है वो सख्त नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है अमेरिका को? देखिए, अब 6 हफ्ते तकरीबन रह गए हैं और 6 हफ्ते में फ़ौज को निकालना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। अमरीकी पहले दावा कर रहे थे कि उनके 2500 फौजी रह गए हैं। ट्रंप की सदारत के आखिरी हफ्ते में उन्होंने मज़ीद फौजी कम किए थे। अभी अमरीकी मीडिया में आया है कि नहीं, 3500 अमरीकी फ़ौजी हैं। तो ये भी हमें इल्म नहीं है कितने अमरीकी फ़ौजी रह गए हैं। दूसरी बात ये कि जो उनके नेटो के इत्तेहादी ममालिक हैं उनके भी कुछ 10,000 फौजी इसके अलावा है। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको आप चाहे कराए के फ़ौजी कह लें, ये उन्होंने अफ्रीकी ममालिक और नेपाल से गोरखा ये इनको भर्ती किया हुआ है और वो अपनी हिफाजत के लिए, वो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा है। ठीक है। तो जो मुआहदा हुआ था दोहा में अमेरिका और तालिबान का, उसके मुताबिक ये सारे गैर मुल्कों को निकलना है, लेकिन ये वक्त बहुत कम है। और बाइडेन के जो अल्फाज थे वो ये थे कि हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। सही। इसका मतलब ये कि वो अभी भी हतमी फैसला नहीं कर पा रहे, उनको काफ़ी मुश्किलात। अमरीकी इंतज़ामिया अभी भी हतमी फैसला नहीं कर पा रही है कि मुमकिन हो सकेगा नहीं मुमकिन हो सकेगा, वक्त बहुत कम है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद करते हैं कि ये मुआहदा इसी तरह से, और पाकिस्तान का शुरू से इसमें बड़ा अहम किरदार रहा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।